नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसपे हम डिस्कस करते हैं कॉमन एरर्स को, जो कि अभी तक एसएससी में आई हुई हैं और इनको हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। अभी तक हम 85 सेंटेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम 86 सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना ही शुरू कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो वो आप हमारी अप्रोच के साथ फेमिलियर होंगे, और अगर आप नए हैं, नए व्यूअर हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको अपनी इस अप्रोच के बारे में बता दूं। यहाँ पर इस तरह के डिस्कशन में हम सेंटेंसेस की सिंटैक्टिकल स्टडी करते हैं। सिंटैक्टिकल स्टडी से मेरा मतलब है कि हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वर्ड किस फंक्शन में है और उस फंक्शन के आधार पर उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में होना चाहिए। हम देखते हैं कि उस एक पर्टिकुलर वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, और ओवरऑल वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। पूरे एक कंटेक्स्ट में, पूरे एक सिनेरियो में क्या मीनिंग जनरेट हो रहा है। इतनी सारी जो डिटेल डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि ग्रामर को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। मेरा ये मानना है कि अगर आपने 200-400 सेंटेंस इस अप्रोच के साथ कर लिए तो आप ग्रामर को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे और गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर होगी। चूंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, एसएससी से रिलेटेड हो या बैंक वगैरह के एग्जाम्स हो, उसमें 80 to 85% क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर से उठा के पूछ ले जाते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस ऐसा रख दिया जो थोड़ा सा भी उन्होंने घुमा दिया या थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन में रख दिया, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके रूल्स, रटे रटाए रूल्स रेगुलेशन काम नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस अप्रोच को समझें और घर पर इसी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर पाएँ। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सेंटेंस 86 सेंटेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने पेन चूज किया, ये रहा हमारा 86 सेंटेंस। देखिए, पहला जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है वो एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन जो है किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ऑब्जेक्ट होगा ये प्रोनाउन, तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और वो ट्रांजिटिव वर्ब, वो प्रीपोजिशन इससे पहले लिखी होगी। लिखी है क्या? नहीं लिखी। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर इसे कॉम्प्लीमेंट होना है तो कॉम्प्लीमेंट भी लिंकिंग वर्ब के साथ लिख के आते हैं। लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए, इसीलिए उनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। मैं पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ लिंकिंग वर्ब के बारे में, और लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड मैंने लेक्चर तो डाले हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ढूंढ पाएंगे, और वर्ब चैप्टर जो हमने हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है वहाँ पर भी मैंने लिंकिंग वर्ब को बहुत ही डिटेल्ड में, लॉजिकल वे में समझाया हुआ है। फिलहाल ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है सब्जेक्ट। और एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अगर ये जो प्रोनाउन होते हैं ये केसेस शो करते हैं। सब्जेक्टिव केस इनका अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग, डिटर्मिनर अलग होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउन अलग होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस होता तो एस लिखा होता, अस लिखा होता। ये तो सब्जेक्टिव केस ही लिखा है, तो इसको सब्जेक्ट कंसीडर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो वर्ब आपके सामने लिखी है, ये लिखी है मेन वर्ब। मेन वर्ब आपने इसको कंसीडर कर लेना है, और मेन वर्ब कंसीडर करने के बाद अब आप ये देखेंगे कि ये किस नेचर की मेन वर्ब है। देखिए, मेन वर्ब भी बहुत नेचर की होती हैं। उनको अलग अलग आधार पर, अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन मैं उनके फंक्शन के आधार पर उनको कैटेगराइज करूं तो वो या तो लिंकिंग वर्ब हो सकती हैं या फिर वो एक्शन वर्ब हो सकती हैं। अब देखिए, लिंकिंग वर्ब के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट नए हो सकते हैं तो मैं बता देता हूं कि लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो लिंक करती हैं कॉम्प्लीमेंट को उसके सब्जेक्ट से, और एक्शन वर्ब वो वर्ब होती हैं जो किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ऐसे भी बात समझ में ना आई हो तो यहां पर देख लो, जैसे मैंने लिखा यहां पर सी सीम्स शाय, और यहां लिखा मैंने सी वॉचेज
मूवीज। ये दो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे, आप देख के बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी लिंकिंग वर्ब है, कौन सी सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए आई है, और कौन सी वर्ब एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए ये वाली जो वर्ब है वॉच, ये तो एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब है, ये तो एक एक्शन हुआ, तो इसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। और ये वाली जो वर्ब है ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है, क्योंकि ये आई है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। और अगर ऐसे भी पता ना चल रहा हो, वर्ब के मीनिंग से भी पता ना लगा पा रहे हो, तो एक शॉर्टकट बता देता हूं आपको। किसी भी वर्ब को बी की किसी भी फॉर्म से रिप्लेस करके देख लो। बी की फॉर्म आपको पता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, बीन वगैरह भी, बीइंग इसी की फॉर्म है। तो इज, एम, आर, वाज, वर से रिप्लेस करके देख लो। अब चूंकि प्रेजेंट का सिनेरियो है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इज से रिप्लेस करके देख लेते हैं। यहां पर सीम्स की जगह इज लगा कर देखो, सी इज साई, सेंटेंस मीनिंगफुल है। सी सीम्स साई तो मीनिंगफुल था ही, सी इज साई भी मीनिंगफुल है। इस सेंटेंस में इज लगा के देखो, यहां पे वॉचेस की जगह इज लगा के देखो, सी इज मूवीज। क्या सेंटेंस अभी भी मीनिंगफुल है? नहीं, सेंटेंस अब मीनिंगलेस हो गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस वर्ब को इज के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इस वर्ब को इज के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, सेंटेंस तभी भी मीनिंगफुल रहेगा। और ऐसा क्यों कर पाए हम? ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि ये जो बी है ये हमारी सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है, सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है हमारी बी। और सारी की सारी लिंकिंग वर्ब में ही कहीं ना कहीं बी का मीनिंग निहित है। ये बात मैं लिंकिंग वर्ब वाले चैप्टर में समझा चुका हूं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सीधा समझिए बात को कि सारी की सारी लिंकिंग वर्ब में ही कहीं ना कहीं बी का मीनिंग निहित है, और बी हमारी सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है। तो जो हमारी लिंकिंग वर्ब लगी थी उसको एक दूसरी लिंकिंग वर्ब जो सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है वो रिप्लेस कर पाई। चूंकि ये वर्ब तो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो इसकी जगह अगर हमने लिंकिंग वर्ब लगा दी तो सेंटेंस हो गया मीनिंगलेस। ठीक है, अब देखिए सीम्स की जगह इज लगा के देखेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। सी इज साई भी सही है, सी सीम्स साई भी सही है। सी इज मूवीज गलत हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अगर पहचानना है कि वर्ब लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है तो बी की कोई भी फॉर्म लगा के देख लिया करो। अगर मीनिंगफुल है सेंटेंस तो इट मीन्स लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये वाली लिंकिंग वर्ब फिट हो पा रही है तो इट मीन्स ये भी लिंकिंग वर्ब रही होगी, तभी तो ये रिप्लेस कर पाई एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये एक्शन वर्ब थी, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब थी, वहां पर ये मीनिंगलेस हो गई। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो आगे चलते हैं। देखिए जब हमने ये जान लिया कि ये जो स्टेट वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये तो एक एक्शन है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके बाद हमें ये देखना है कि ये एक्शन वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव एक्शन है या इनट्रांजिटिव एक्शन है। ट्रांजिटिव एक्शन वो होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और ये अपने बाद ऑब्जेक्ट इसलिए लेता है क्योंकि इस ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट के ही अपने मीनिंग को कंप्लीट कर लेती हैं। और ऑब्जेक्ट जो मैं कह रहा हूं बार बार, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है सीधे प्रीपोजिशन। हो सकता है प्रीपोजिशन गलत लगाया हो सकता है एग्जामिनर ने यहां पर गलती की हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट आना हो, हमें तो अभी नहीं पता कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो स्टे के मीनिंग को देखो ना, अगर कोई पर्सन स्टे करता है तो खुद ही तो स्टे करता है, ये वर्ब ऐसी तो है नहीं कि इसके इफेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होना है। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, हमारे इस वाले बोर्ड पर चल रहे थे, मैंने एक सेंटेंस लिखा सी स्लीप्स या सी स्लेप्ट, फिर मैंने लिखा सी रैन या वेंट, इस टाइप की कोई वर्ब आ सकती है।
फिर मैंने यहाँ पर लिखा सी डिस्कस्ड, यहाँ लिखा मैंने सी लाइक्ड। ये 4 वर्ब मैंने आपके सामने लिखी हैं, 5 हो गई एक्चुअली में, इसको रैन मान लो या वेंट मान लो। अब आप यहाँ पर इन चारों वर्ब के सामने देख के बता सकते हैं कि किस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। मीनिंग से ही देख के बताइए, थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि कौन सी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए और कौन सी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कोई भी नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट का काम नाउन प्रोनाउन ही कर पाते हैं। चारों वर्ब के सामने आप सोच कर देखिए कि किस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए या नहीं, यानी कि नाउन प्रोनाउन आना चाहिए या नहीं। अगर ऐसे भी पता ना चल रहा हो तो आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह से सोचकर देखिए। जैसे मैंने किसी से कहा सी डिस्कस्ड, अगर मैं इस सेंटेंस को किसी से कहता हूं कि सी डिस्कस्ड, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है? मैंने कहा सी डिस्कस्ड, तो क्या ये मैं कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा हूं ये सेंटेंस बोलकर? नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं कहूंगा सी डिस्कस्ड, तो मुझसे पूछेगा व्हाट। भाई उसने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? इसका मतलब जो व्हाट का मीनिंग है वो मैंने नहीं दिया, जो व्हाट का जो आंसर होना चाहिए था वो मैंने नहीं दिया, और वो उसी ने पूछ लिया, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। मैंने अगर किसी से कहा सी लाइक्ड, तो वो मुझसे पूछेगा व्हाट। इसका मतलब है कि इन दोनों ही वर्ब को, डिस्कस्ड को, लाइक्ड को, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए, व्हाट का रिप्लाई इनके साथ लिखा जाना चाहिए। ये दोनों ही वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए व्हाट का रिप्लाई लेंगी, ये भी व्हाट का रिप्लाई लेंगी, और वो व्हाट हमने यहाँ पर लिखा नहीं सेंटेंस में, तो उस सामने वाले लिसनर को वो हमसे पूछना पड़ा। हमने कहा सी लाइक्ड, वो पूछेगा व्हाट। इसका मतलब इन वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर व्हाट का मीनिंग, व्हाट का आंसर, व्हाट का रिप्लाई लिखा जाना चाहिए। तो वो वर्ब जो अपने बाद व्हाट का रिप्लाई मांगती हैं, व्हाट का रिप्लाई चाहती हैं अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे ही इन्हीं वर्ब को, इसी नेचर की वर्ब को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन वर्ब में एक ऐसा इफेक्ट होता है जिस इफेक्ट को इन ऑब्जेक्ट्स पर ट्रांसफर होना होता है, इसलिए इनको कहा जा रहा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिशन, इनमें एक इफेक्ट है जिसको ट्रांसफर होना है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। जबकि ये वाली जो वर्ब है सिलेक्ट, रैन और वेंट, इनके बाद आपको कोई भी नाउन प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सी रैन, सी वेंट, सी सिलेक्ट कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। इसके बाद सुनने वाला समझ जाएगा कि कोई एक्टिविटी तो हुई, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर दिया। तो यहाँ पर इनको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है। ये है इंट्रांजिटिव। अब देखिए ये इतना जरूरी क्यों है, मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर में इसको बताता हूँ। कुछ कई बार सेम एग्जाम्पल्स भी होते हैं, कई बार अलग एग्जाम्पल्स भी होते हैं। हर सेंटेंस में इनको देखना जरूरी क्यों है। देखो, स्टेट को आपने ये डिसाइड कर लिया कि लिंकिंग वर्ब तो है नहीं, एक्शन वर्ब है। अब इसके बाद ये तय करना कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, और इनट्रांजिटिव होगी तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, फिर कोई और वर्ड आ सकता है। मतलब सेंटेंस के आगे की स्ट्रक्चर डिपेंड करती है इस वर्ब के ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव होने में, ठीक है। अगर हमें जानना है कि आगे लिखा हुआ वर्ड ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन है, एडवर्ब है, क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये वर्ब पे डिपेंड करता है। इसलिए पता लगाना जरूरी है कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो अगर आप स्टेड बोलते हैं किसी को, वी स्टेड, तो ये तो इनट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसको तो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं। जैसे स्लीप थी, जैसे वेंट थी, रैन थी, वैसे ही वेंट का मतलब गया, स्टे का मतलब रुक गया। यही तो हो गया हिंदी में अगर मतलब समझे तो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये है इनट्रांजिटिव नेचर का एक्शन, और इनट्रांजिटिव नेचर का अगर एक्शन है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा नहीं, और ले भी नहीं रहा। ले क्या रहा है? प्रीपोजिशन आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, जगह हो जाएगी।
आ क्या रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, तो प्रीपोजिशन लेके ही कुछ लिखना पड़ेगा। अगर हमें कोई नाउन फ्रेज लिखनी है, ये देखिए नाउन फ्रेज लिखा है, नाउन, भाई नाउन फ्रेज लिखा है यहाँ पर, तो नाउन फ्रेज लिखने के लिए हमें प्रीपोजिशन लिखनी पड़ी, क्योंकि अगर इस प्रीपोजिशन को हटा देंगे फिर आपने इसको ट्रांजिटिव वर्ब की तरह कंसीडर कर लिया, जो कि ये है नहीं। ठीक है, तो अगर हमें नाउन फ्रेज लिखनी है तो हमें प्रीपोजिशन लगा के लिखनी पड़ेगी, और ये नाउन फ्रेज इस प्रीपोजिशन की हो जाती है ऑब्जेक्ट। ये नाउन हो गया, शॉर्ट हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, ए हो गया आर्टिकल। आर्टिकल सारे भैया डिटर्मिनर ही होते हैं। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करती हैं। सारी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करती है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव हो रही है या एडवर्ब हो रही है? देखो, किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को या किसी भी क्लोज को एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन या कुछ भी बोलने से पहले आप उसका फंक्शन देखा करो। आप और मैं डिसाइड नहीं करते कि उसे एडजेक्टिव होना है, एडवर्ब होना है। ये उस वर्ड का, उस फ्रेज का, उस क्लोज का फंक्शन निर्धारित करता है कि उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में होना है। तो अगर हम इसका फंक्शन देखने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि ये जो फ्रेज है किसके लिए आई है, फॉर अ शॉर्ट टाइम किसके लिए आई है, किसको मॉडिफाई करने के लिए आई है? ये आई है इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, ये इस वर्ब का ड्यूरेशन बताने के लिए आई है, टाइम बताने के लिए आई है। ठीक है, तो अगर ये इसका ड्यूरेशन, इसका टाइम बताने के लिए आई है, तो वर्ब के बारे में आई है, और वर्ब के बारे में आई है तो इसको कहा जाना चाहिए एडवर्ब। और चूंकि टाइम बता रही है तो इसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरह से हम देखते हुए चलते हैं, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब टाइम बन जाएगी। आगे क्या है? आगे लिखा है प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट द होटल। देखिए फिर से प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है, गलती यहीं पे है। होटल जो है ये कोई स्पेसिफिक होटल नहीं है, किसी भी होटल को जनरल वे में रिफर किया जा रहा है। अगर हम किसी भी काउंटेबल नाउन को जनरल वे में रिफर कर रहे हैं तो हम उसके साथ स्पेसिफिक या डेफिनिट करने वाला आर्टिकल क्यों लगा रहे हैं? हम उसके साथ एक ए लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, अगर उस तरह की प्रोनाउंसिएशन होती तो यहाँ पर दा तो आएगा नहीं, क्योंकि किसी स्पेसिफिक होटल की बात नहीं हो रही, जनरली किसी को भी रिफर किया जा रहा है। हाँ, अगर इस होटल को स्पेसिफिक कर दिया जाता, कोई एडजेक्टिव लगा के, कोई नाम लिख के या कोई क्लोज लगा के इसको डेफिनेट कर दिया जाता तो फिर दा लगा देते। तो गलती तो यहाँ पर ये है। लेकिन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है इस केस में कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी है, ये सारी की सारी प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव की तरह काम करती हैं या एडवर्ब की तरह काम करती है। तो क्या आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये एडजेक्टिव हो रही है या एडवर्ब हो रही है? देखिए, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज या कोई भी वर्ड एडजेक्टिव तभी कहा जाएगा जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ रहा हो। क्या ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ रही है? इन द होटल क्या किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आ रही है? अगर हाँ तो कहाँ है वो नाउन? अगर नहीं तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, फिर उसको एडवर्ब फ्रेज होना चाहिए। और एडवर्ब आती हैं या तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, या फिर एडजेक्टिव को, या फिर एडवर्ब को। इन्हीं तीन चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए आती हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये भी यहाँ इस स्टेट को ही मॉडिफाई करने के लिए आई है। एक्चुअली में ये बता रही है उस स्टेट का प्लेस, कि ये जो है, ये वाली जो एक्टिविटी है ये कहाँ पर हुई, कब हुई और कहाँ पर हुई। ठीक है, तो अगर ये प्लेस बता रही है तो ये हो जाना चाहिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब इसलिए क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आई है, और चूंकि वर्ब का प्लेस बता रही है तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस तरह से जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ जाते हैं। एडवर्ब टाइम पहले लगेगा, एडवर्ब प्लेस बाद में लगता है। पहले सबसे ये ऑर्डर है, यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं, ये ऑर्डर है। अगर एडवर्ब्स आ जाएं तो सबसे पहले लगते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर उसके बाद
एडवर्ब ऑफ उसके बाद लगते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए जरूरत के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं। मैनर, प्लेस, टाइम। ठीक है, अब चलते हैं हम 87 सेंटेंस पर। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। ठीक है, नाउन लगा है यहाँ पर काउंटेबल। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ इस बैकग्राउंड पर, ये ज़्यादा सही रहेगा। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखिए काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल कर दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता है चूंकि ये नाउन है तो नाउन के बारे में 3 बेसिक चीज़ें याद कर लीजिए कि या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होगा तो लिंकिंग वर्ब यहाँ पर लिखी होनी चाहिए थी, तभी ये कॉम्प्लीमेंट बन पाता। कॉम्प्लीमेंट ये बन ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट अगर होता तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन यहाँ होती, तो ऑब्जेक्ट भी ये नहीं बन पाएगा क्योंकि ना ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है ना प्रीपोजिशन लिखी है। फिर तो इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा, और है भी सब्जेक्ट ही। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, सीधी बात, नो बकवास। आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। अब देखो ये जो आर प्रोहिबिटेड लिखी है आपके सामने, ये लिखी है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये दो स्ट्रक्चर में या फिर 2 मीनिंग के साथ ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये जो स्ट्रक्चर है बी, ये भाई ये बी की फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है, प्रोहिबिट वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू ऑफिशियली स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, ऑफिशियली किसी चीज को होने से रोक देना, ये होता है प्रोहिबिट का मतलब। कोई रूल बना दिया, कोई लॉ बना दिया या कोई ऑर्डर पास कर दिया, बस उसको होने से रोक दिया, ये प्रोहिबिट का मतलब होता है। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मैं देखिए आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, याद करा देता हूँ कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ये जो स्ट्रक्चर है 2 मीनिंग के साथ पॉसिबल है। ये 2 सिचुएशन में पॉसिबल है। एक तो ये पॉसिबल है जब ये पैसिव वर्ब की पैसिव फॉर्म को जनरेट करने के लिए लिखी गई हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा द सॉन्ग इज संग, द चेयर वाज ब्रोकन। ठीक है, क्या लिखा है ये? बी की फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी की फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये जो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों में वर्ब की स्ट्रक्चर है, तो भले ही हमने यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन लगा के कुछ ऑब्जेक्ट ना लिखा हो, डूअर को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई लिख देते तो क्लियर ही हो जाता, फिर तो कन्फ्यूजन ही ना रहता। अगर हम यहाँ लिख देते बाई हर या बाई समवन या बाई दैम, तब तो क्लियर ही हो जाता, तब तो कोई कन्फ्यूजन ही रहता। लेकिन अगर हमने उन्हें नहीं भी लिखा तो भी ये लिखी तो पैसिव को कन्वे करने के लिए, पैसिव स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ही पैसिव फॉर्म लिखी गई है, वर्ब की पैसिव फॉर्म बनाई गई है। ठीक है, और दूसरा जो ये पॉसिबिलिटी होती है इस स्ट्रक्चर के साथ, वो होती है लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव की। अब ये जो बी है, आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, लिंकिंग वर्ब हो सकती है, तो ये लिंकिंग वर्ब और ये एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो सेंटेंस में अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिल जाए तो आप दोनों ही संभावनाओं को चेक करेंगे
कि वो पैसिव फॉर्म में लिखी गई है या लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव लिखी गई है, पास्ट पार्टिसिपल लिखा गया है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगेगा देखते कि नहीं ये तो पैसिव फॉर्म होनी चाहिए। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो आपको देखते लगेगा कि नहीं ये पैसिव फॉर्म नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव है। कुछ सेंटेंस दोनों ही तरीके से जस्टिफाई हो सकते हैं, वहाँ पे पैसिव फॉर्म भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। वर्ब का नेचर या मीनिंग ऐसा है। अब देखो कैसे पता करना है कि लिंकिंग वर्ब है प्लस एडजेक्टिव है या पैसिव फॉर्म है, क्या है ये कैसे पता करना है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, उतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। शॉर्ट में एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, आपका जो पहले देख चुके हैं उनका रिवाइज हो जाएगा और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता लग जाएगा। देखो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था अभी, द लेटर वाज रिटन, ये अगर पैसिव कंसीडर कर रहे हो, अगर ये इस सेंटेंस को पैसिव कंसीडर कर रहे हो तो इसका एक्टिव भी होगा। इसका एक्टिव बना के देखो जरा, मान लो कि यहां पर बाई समवन लिखा है जिसको हमने हटा दिया, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, समवन रोट द लेटर। एक सेंटेंस मैंने लिखा सी वाज इंजर्ड, अगर इसको पैसिव कंसीडर कर रहे हो यहां पर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप ये कह रहे हो कि पैसिव है, तो क्या इसका एक्टिव बनाना पॉसिबल है? क्या इसका एक्टिव बनाना पॉसिबल है? क्या आप लिख सकते हो समवन इंजर्ड हर, क्या ऐसे लिखा जा सकता था? मान लो कि यहां पे बाई समवन है, कंसीडर कर लो, क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, जी हाँ। इंजर्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और वो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकती है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को ऐसे करके घुमा के लिख दूं, सी वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, अगर मैं सेंटेंस को इस तरह से घुमा के लिख दूं तो क्या अब इसको पैसिव कंसीडर कर सकते हो आप? अब इसका एक्टिव बना सकते हो क्या? देखो कोशिश कर लोगे आप, लेकिन बना नहीं पाओगे इसका एक्टिव। क्या लिखोगे? समवन इंजर्ड हर इन द एक्सीडेंट। देखो मैं बताता हूं, इसका इस वाली वर्ब का पैसिव इसलिए बन पाया था क्योंकि ये एक्शन किसी के द्वारा किया गया था और वो जिसके द्वारा किया गया था वो यहां लिखा था। इसका भी पैसिव और एक्टिव इसका पैसिव इसलिए बन पाया था क्योंकि ये भी एक्शन किसी और के द्वारा किया गया था और जिसके द्वारा किया गया था वो यहां लिखा था। लेकिन ये जो एक्शन है ये किसी के द्वारा नहीं किया गया, ये तो अपने आप ही हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो इंजर्ड हो गई। तो जब इसका कोई डूअर ही नहीं है तो सब्जेक्ट बनाओगे किसे? इसमें बाई संबंध जैसा कुछ नहीं लगा भाई, यहाँ पे इंजर्ड किया गया था किसी के द्वारा, यहाँ पे जो इंजर्ड हुई है वो खुद इंजर्ड हुई है। और कैसे इंजर्ड हुई है? एक्सीडेंट में इंजर्ड हुई है। तो इन द एक्सीडेंट को शुरू में ले आओगे क्या? ऐसे लिख दोगे क्या द एक्सीडेंट इंजर्ड हर? नहीं लिख सकते। इसी वजह से इसको पैसिव मानना ग्रामर की स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रिक्ट, अगर स्ट्रिक्ट वे में देखें तो ग्रामर की स्ट्रक्चर के साथ, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के साथ छेड़छाड़ होगी। मानने वाला मान सकता है, मैं सही नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट ने इंजर्ड तो किया नहीं है, वहां पे तो चलो किसी संबंध ने उसको कुछ हो सकता है चोट पहुंचाई हो, लेकिन यहाँ पर ये सिनेरियो नहीं पॉसिबल है, तो इसको पैसिव कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब इसको लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव ही मानना पड़ेगा। और ये एडजेक्टिव कैसा? वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाती है, आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। जैसे एक सामने आपके ये लिखा है ब्रोकन चेयर, ये नाउन हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई।
एडजेक्टिव का काम कर रही है। कैसे पता चला? क्योंकि इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है, इट मीन्स एडजेक्टिव है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड स्कोर लिख देते हैं, एस्टिमेटेड स्कोर या एस्टिमेटेड मार्क्स। अब ये देखो नाउन हो गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है और इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। इस तरह से बहुत सारे मैं एग्जाम्पल्स लिख सकता हूँ, इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ अगर हम वापस आ जाएं अपने सेंटेंस पर, तो ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव भी हो सकती है, पैसिव फॉर्म भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोहिबिट है इसको करने वाला तो कोई होगा, कोई गवर्नमेंट होगी, कोई गवर्नर हो सकता है, कोई पुलिसमैन हो सकता है जिसने प्रोहिबिट कर दिया हो, पार्लियामेंट हो सकती है, असेंबली हो सकती है जिसने कोई रोल या लॉ बनाया हो और प्रोहिबिट कर दिया हो कि ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्शन को करने वाला कोई हो सकता है। शॉर्ट फॉर्म मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ पहचानने का। अगर एक्शन डन बाय समबडी हो, अगर एक्शन डन बाय समबडी हो या समबडी एल्स हो, एल्स का मतलब सब्जेक्ट के अलावा किसी और के द्वारा, एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो तो उसको पैसिव फॉर्म में माना जा सकता है। लेकिन कोई एक्शन अगर ऐसा है जो किसी के द्वारा नहीं किया गया, अपने आप ही हुआ है, तो उसको लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये एक ऐसा एक्शन है जो कि किसी के द्वारा किया जा सकता है, तो इसको पैसिव फॉर्म में या पैसिव मीनिंग को कन्वे करता हुआ माना जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। अब ये जो प्रोहिबिशन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी प्रोहिबिट की वर्ब लिखवाई थी। प्रोहिबिट से बना है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब नाउन हो जाएगा, लिख देता हूं यहाँ पे, प्रोहिबिशन हो जाएगा नाउन और प्रोहिबिट है वर्ब। प्रोहिबिट का मैंने मतलब बताया था, टू ऑफिशियली स्टॉप समथिंग फ्रॉम को अंडरलाइन कर रहा हूं, हैपनिंग। ठीक है, टू ऑफिशियली स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, मतलब कि प्रोहिबिट के साथ भी और स्टॉप के साथ भी क्या आता है? फ्रॉम आता है। और यहां पर आपने लगा रखा है टू, तो यहां पर लगना चाहिए प्रीपोजिशन फ्रॉम। और अगर प्रीपोजिशन यहां पर लग गया तो प्रीपोजिशन अपने बाद लेते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन का तो यहाँ पे स्कोप है नहीं, इस चांस को तो हटा दो, नाउन होना चाहिए। अब या तो यहाँ पर कोई रेडीमेड नाउन लगा हो, रेडीमेड नाउन अगर नहीं लगा, वर्ब लगी है, तो वर्ब को नाउन बनाओ, और वर्ब को नाउन बनाने का सीधा सीधा तरीका है उसको जेरेंड बना दो। जेरेंड होते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर नाउन की आपको आवश्यकता है, अगर आपको नाउन चाहिए चाहे सब्जेक्ट के रूप में चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट चाहे ट्रांजिटिव वर्ब का हो या प्रीपोजिशन का हो, और आपके पास है वर्ब, तो वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दो, वो हो जाता है जेरेंड। अब वो नाउन के फंक्शन में आ जाती है, तो क्या कर देंगे? ब्रिंग का कर देंगे ब्रिंगिंग। तो आपका करेक्शन हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स। अब चूंकि ब्रिंगिंग नाउन बन तो गया, लेकिन है क्या? ये जेरेंड है, और जेरेंड को कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब भी है अभी भी ये बेसिक रूप से। अब चूंकि ये वर्ब है, तो अब इसको भी देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो वो ऑब्जेक्ट इसने ले लिया, फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स। इनटू प्रीपोजिशन आ गई, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया द कॉलेज, और इनटू द कॉलेज जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो बन रही है एडवर्ब ऑफ प्लेस।
इस तरह से जो है हमें सेंटेंसेस को देखते हुए चलना है। 87 हो गए। आप चलते हैं अगले सेंटेंस पर। आपको अगर किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो, जो सेंटेंस में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो भी, और जो आप अपने लगा रहे हैं घर पे बैठकर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अनलेस यू आर केयरफुल यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। अनलेस देखिए कंजंक्शन है और दो कंजंक्शन है तो दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए आया होगा। पहली क्लोज हो गई ये, यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। यू हो गया यहाँ पर हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि आगे लगी है लिंकिंग वर्ब, तो वर्ब से पहले लगा है तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता तो वर्ब के बाद होता। अनलेस आता है कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए ये भी कंडीशन को ही बता रहा है कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव कंडीशन को कहा जा सकता है कि नेगेटिव कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम अनलेस लगाते हैं। आर हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लगा है आपका यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो पाते हैं, नाउन प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट हो पाते हैं, एडवर्ब मैनर कॉम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। प्रीपोजिशनल फ्रेज चूंकि एडजेक्टिव एडवर्ब बन सकती हैं तो वो भी कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में आ सकती हैं। फिलहाल आपका केयरफुल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है इस सब्जेक्ट के लिए। केयरफुल जो बोला जा रहा है वर्ड वो यू के लिए बोला जा रहा है, कॉमा लग के क्लोज को अलग कर दिया गया। यू आर बाउंड टू मेक, इतना है, इतना देख लेते हैं। अब यहाँ पर फिर प्रोनाउन लगा है, ये फिर से सब्जेक्ट है क्योंकि बी लगी है, बी की फॉर्म लगी है, आर लगी है। अब ये यहाँ पर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये फिर से पैसिव बन रहा है क्योंकि जो बाइंड है, बाइंड ही तो होगी, बाइंड से बना होगा बाउंड, पैसिव फॉर्म। अब बाउंड करने वाला कोई होगा तो सही, किसी ने तो उसको बाउंड किया होगा। नहीं, देखो ये इसी वजह से यही चीज़ें हमें देखनी होती हैं। मैं जल्दी जल्दी में जो है इसको बता गया। अब देखो ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर वही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पैसिव कंसीडर करें इसको, या इसको लिंकिंग वर्ब कंसीडर करें, और यहाँ पे इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव कंसीडर करें। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, या बाउंड यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, इसको मेन वर्ब की तरह कंसीडर करें, पैसिव कंसीडर करें, या इसको एडजेक्टिव यानी कि पास्ट पार्टिसिपल कंसीडर करें। अगर इसको पैसिव कंसीडर कर रहे हैं इसका मतलब इसको करने वाला कोई होगा। इसको करने वाला कोई है क्या किसी ने बाउंड किया है क्या उसको मिस्टेक करने के लिए? हालांकि बाउंड किया जा सकता है कुछ सिचुएशन में, इसका डूअर हो सकता है, एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो सकता है, लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में, इस कंटेक्स्ट में तो उसे किसी ने बाउंड नहीं किया है। ठीक है, उसको कोई और बाउंड करने वाला नहीं है। इट मीन्स इसको पैसिव कंसीडर करना हमारी गलती होगी, इसको माना जाना चाहिए एडजेक्टिव। यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक। अब ये जो 2 + B1 लगा है इसको कहा जाता है इन्फिनेटिव, इसको कहा जाता है इन्फिनेटिव। और ये जो इन्फिनेटिव होते हैं नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के फंक्शन में आ जाते हैं। यहां पर देखिए नाउन ये तब होगा जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा होगा। सब्जेक्ट तो वो आ गया, ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ये हो नहीं सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब इससे पहले नहीं लगी है, तो ये नाउन तो है नहीं। एडजेक्टिव ये तब होता जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आता, इससे पहले कोई नाउन ही नहीं है, तो ये मॉडिफाई करने के लिए किसको आएगा, इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है। अब इसके एडवर्ब होने के चांस बढ़ गए। अब ये एडवर्ब है तो किसी एडजेक्टिव के लिए होगा, कहाँ है वो एडजेक्टिव? भाई एडवर्ब है तो या तो वर्ब के लिए होगा, एडजेक्टिव के लिए होगा, या एडवर्ब के लिए होगा। इस सिचुएशन में ये इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब है। किस चीज के लिए बाउंड है वो? टू मेक मिस्टेक। ये जो टू मेक लिखा गया है इन्फिनेटिव, ये इस बाउंड के मीनिंग को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए लिखा गया है, यानी कि इस एडजेक्टिव के लिए आया है तो इसको क्या करना, एडवर्ब भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये इन्फिनेटिव एडवर्ब बन तो गया, लेकिन मूल रूप से ये एक वर्ब ही है और इसका वर्ब वाला पार्ट रहा ये मेक।
अब मेक अगर वर्ब है तो फिर से दिमाग में वही सवाल आना चाहिए कि मेक ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव नेचर की है तो एक्शन ही, एक्शन है तो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। एक्चुअली में ये है ट्रांजिटिव नेचर की एक्शन वर्ब। बनाते हो तो कुछ तो बनाते हो, है ना। तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है आपका यहाँ पर नाउन, ओके। लेकिन ये जो मिस्टेक लिखा हुआ है ये काउंटेबल नाउन है, या तो इसको अमिस्टेक करो या इसको प्लूरल कर दोगे तो मिस्टेक्स कर दोगे, तो फिर एक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात हो गई भाई, वो ट्रांजिटिव हुआ, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, गलती यहीं पर थी। इन हो गया प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया ये नाउन फ्रेज। योर वर्क, वर्क नाउन, योर डिटर्मिनर। ठीक है, यहां पर जो है इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये जो वर्ब है, क्या इस एक्शन को करने वाला कोई है, कोई और है, इस सब्जेक्ट के अलावा कोई और है। देखिए जो ये एक्शन होता है ना पैसिव में लिखा हुआ, ये सब्जेक्ट इसका डूअर नहीं होता। जैसे आपने लिखा था द चेयर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था द चेयर वॉज ब्रोकन, ये मैंने आपको समझाया था। तो चेयर ने ब्रोक नहीं किया है, चेयर को ब्रोक किया गया है किसी और के द्वारा, यानी कि ये जो एक्शन है डन बाई समबडी एल्स है, किसी और के द्वारा किया गया है। किसी और के द्वारा से मतलब सब्जेक्ट के अलावा किसी और के द्वारा किया गया है। तो ये एक्शन को करने वाला अगर कोई और है, सब्जेक्ट के अलावा कोई और है, तब इसको पैसिव में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ वो सिनेरियो, यहाँ वो कंटेक्स्ट पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने इसको क्या माना, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव कंसीडर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। 88 हो गए आपके, 89 पर चलते हैं। ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडिल ऑफ द ओशन। ठीक है, ड्यू टू, ये जो है हमारी पूरी की पूरी प्रीपोजिशन है, इसी की मौसेरी बहन होती है ओइंग टू और ड्यू टू। इन दोनों का मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ, और ये भी एक प्रीपोजिशन है। एक्चुअली में एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है, एक से ज़्यादा, एक या दो वर्ड को मिलाकर, दो से ज़्यादा वर्ड को मिलाकर जब हम प्रीपोजिशन तैयार कर लेते हैं तो कंपाउंड प्रीपोजिशन इनको कहा जा सकता है। इनका प्रीपोजिशन वाला पार्ट लास्ट में लगा रहता है, बाकी इसमें एडिशनल मीनिंग ऐड करने के लिए होता है ये। तो बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, इन तीनों के सिमिलर मीनिंग है और तीनों ही प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन अगर यहाँ पर लगी है तो प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन। यहाँ पर नाउन हो रहा है, क्या हो रहा है नाउन यहाँ पर, रेन्स नाउन हो गया, हैवी हो गया एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल। इसके लिए हैवी एडजेक्टिव, इसके लिए इसको कहा जाएगा नाउन फ्रेज। देखो मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि इस फ्रेज में द हैवी रेन्स में एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, एक आर्टिकल है। तो इसको हम नाउन फ्रेज ही क्यों कह रहे हैं, इसको हमने एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं माना, आर्टिकल फ्रेज क्यों नहीं कहा, नाउन फ्रेज ही क्यों कह रहे हैं। ठीक है, वो बात सही है कि सर ऑब्जेक्ट बन पा रही है तो नाउन फ्रेज ही होगी, वो बात सही है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट ना बन पाती, मान लो यहाँ, मान लो कहीं आपके सामने ऐसे लिखी है, मान लो ये इस सेंटेंस में न लिख के कहीं आपके सामने ऐसे लिखी हुई आ गई, तो भी मैं इसको नाउन फ्रेज ही कहूँगा। क्यों, क्योंकि इस फ्रेज का जो मेन वर्ड है वो तो नाउन ही है, एडजेक्टिव तो इसको मॉडिफाई करने के लिए आया है, आर्टिकल खुद इसको मॉडिफाई करने के लिए आया है। तो जो मेन वर्ड रहेगा उसी के हिसाब से पूरी फ्रेज का फंक्शन तय होगा, और जो पूरी फ्रेज का फंक्शन रहेगा वही उसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। ठीक है, यहां चल लेते हैं। ड्यू टू द हैवी रेन्स, प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट द शिप। शिप हो गया नाउन, द हो गया यहां पर आर्टिकल, ये हो गई नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज है तो सब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट होगी या कॉम्प्लीमेंट होगी। कॉम्प्लीमेंट होने का स्कोप है क्या यहाँ पर, क्या इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी है, नहीं लगी। ऑब्जेक्ट होने का स्कोप है क्या, क्या इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी है, प्रीपोजिशन लगी है, नहीं लगी।
तो ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो बाबा फिर तो ये सब्जेक्ट ही है। आगे लगा है ड्रॉन। गलती यही है, ये जो ड्रॉन होता है DRON, ड्रॉन का मतलब होता है टू डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। पानी के अंदर या अंडर वाटर लिखना चाहिए, है ना, अंडर वाटर ज़्यादा सही फ्रेज है। पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाना, इसको कहते हैं ड्रॉन। या फिर सांस ना लेने की वजह से, बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग ब्रेथ, ऐसे भी लिख सकता था मैं। तो सांस ना लेने की वजह से पानी के अंदर मर जाना, ये होता है ड्रॉन। क्या शिप कोई इंसान है, कोई मछली है जो मर जाएगी? मछली तो वैसे भी नहीं मरेगी, वो तो पानी में सांस ले ही लेती है। क्या कोई और जानवर है या कोई इंसान है जो पानी में मर जाएगा? वो नहीं मर सकता। तो यहाँ पर ड्रॉन नहीं, यहाँ पर सैंक आना चाहिए, डूबने वाली वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ पर मेन वर्ब लग गई। अब ये जो मेन वर्ब है एक्शन नेचर की है, आपको पता है। इनट्रांजिटिव है, भाई डूबेगा तो खुद ही तो डूबेगा, ऐसा तो नहीं है कि इसको अपना इफेक्ट ट्रांसफर करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। ट्रांजिटिव इफेक्ट तो इसमें है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही नहीं, ये तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो ये लेगी नहीं। आगे क्या लगा है? प्रीपोजिशन, मतलब ऑब्जेक्ट लगा भी नहीं है, प्रीपोजिशन लगी है। और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। क्या है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट? इन द मिडिल। मिडिल यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ये वर्ड मिडिल जो है एडजेक्टिव भी हो सकता है। आप लिख सकते थे मिडिल रोड या मिडिल मैन। मिडिल मैन होता है ना, तो मैन हो गया नाउन, मिडिल हो गया एडजेक्टिव। तो वर्ड जो है एक से ज़्यादा फंक्शन में आ जाते हैं, और चूंकि वो एक से ज़्यादा फंक्शन में आ जाते हैं और फंक्शन के आधार पर ही तय होता है उनका पार्ट ऑफ स्पीच। तो कोई भी वर्ड एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकता है, अपने मीनिंग के आधार पर, अपने कंटेक्स्ट के, अपने यूसेज के आधार पर, ओवरऑल अपने फंक्शन के आधार पर वो एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकता है। इन द मिडिल, मिडिल नाउन है, द इसके लिए आर्टिकल हो गया। इन द मिडिल मतलब ये इन द मिडिल जो हो गई ये एडवर्ब फ्रेज हो गई, एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसके लिए? सैंक का प्लेस बता रही है कि वो कहाँ डूबे। ये जो एडवर्ब प्लेस होते हैं ये वेयर का रिप्लाई होते हैं। इनकी जगह वेयर लगा के देखोगे तो पता चलेगा। द शिप सैंक वेयर? इन द मिडिल। किसका मिडिल? ऑफ द ओशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑफ द ओशन आई है ये किस लिए आई है? ये बताने के लिए आई है कि किसके मिडिल की बात हो रही है, और मिडिल था नाउन। तो अगर नाउन के लिए आई है तो ये ऑफ द ओशन प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। इस तरह से जो एडजेक्टिव या इस तरह से जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज बन जाती हैं। ये आपका 89 सेंटेंस हो गया। 90 पे चलते हैं। डेथ ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डेजोलेट। डेजोलेट, डेजोलेट का मतलब होता है बैरन, ये विदाउट होप, ये विदाउट हैप्पीनेस, ठीक है, ये कहा जा सकता है। रूखा रूखा सा मामला। डेथ ऑफ हिज ओनली सन, देखिए डेथ है नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, तो एस तो लगा मत देना इसमें कभी। ऑफ हो गई प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा है इसका ऑब्जेक्ट। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है ऑब्जेक्ट, इसको देख लेते हैं पहले। सन हो गया नाउन, ओनली हो गया डिटर्मिनर, इसके लिए हिज हो गया एक और डिटर्मिनर। ये हो गई नाउन फ्रेज, और ऑफ हिज ओनली सन ये हो गई
प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव एडवर्ब बन पाती हैं अपने फंक्शन के आधार पर। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है किस लिए आई है? ये डेथ के बारे में बताने के लिए आई है कि किसकी डेथ की बात हो रही है। अब चूंकि ये डेथ नाउन है और ये नाउन के बारे में बताने के लिए आई है, तो इसको मैं कहूँगा एडजेक्टिव फ्रेज। और इस एडजेक्टिव फ्रेज ने इस डेथ को डेफिनेट कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि हम किसकी डेथ की बात कर रहे हैं। तो अब इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, अब हमें इसके सामने दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रीपोजिशनल फ्रेज ने एडजेक्टिव फ्रेज बनकर इस डेथ को स्पेसिफिक कर दिया, डेफिनेट कर दिया। तो यहाँ पर दा लगाना पड़ेगा, गलती यहीं पर थी। द डेथ ऑफ इज ओनली सन मेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट इंडेफिनिट में, मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की वर्ब है, और एक्शन में भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट मोहन। अब ये डेजोलेट लगा है एडजेक्टिव। क्यों लगा है डेजोलेट एडजेक्टिव? ये एडजेक्टिव लगा है इस मोहन को, इस ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, और इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती हैं, ठीक है। ये 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, जैसे दे मेक मी हैप्पी, वी कॉल हिम सुपरस्टार या स्टूपिड, ऐसे भी लिख सकते थे, कुछ भी, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस समझ लेते हैं। देखिए, जो मेक है ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद लेगी अपना ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो वर्ड लिखा गया है ये तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है नाउन प्रोनाउन के लिए आते हैं, तो ये आया है इस प्रोनाउन के लिए, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आया है, तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से यहां पर है, यहां पर भी ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये है इसका ऑब्जेक्ट, और ये जो दोनों वर्ड लिखे हुए हैं सुपरस्टार और स्टूपिड, देखिए स्टूपिड है एडजेक्टिव लेकिन ये सुपरस्टार तो नाउन है, लेकिन दोनों ही वर्ड इसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए लिखे गए हैं, इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए लिखे गए हैं, तो ये कहे जाते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इस तरह का नेचर रिप्रेजेंट करती है ये वर्ब। मेक कॉल तो हो ही गया, चूज, इलेक्ट, अपॉइंट, नेम। देखो, जैसे अपॉइंट से एक सेंटेंस बना के लिखता हूं, दे अपॉइंटेड मी प्रेसिडेंट। एज प्रेसिडेंट मत लगा देना, गलत हो जाता है, वो एरर आती है यहाँ पर लिख के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ये जो मेन वर्ब है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह के नेचर की वर्ब है, मैं इनके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। वर्ब प्लेलिस्ट में इस पर भी लेक्चर पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप जो है समझ पाएंगे कि ये इस नेचर की वर्ब है ऑब्जेक्ट, और ये आ जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है डेजोलेट, ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव आया है मोहन के बारे में बताने के लिए। भाई मोहन ही तो डेजोलेट है, तो मोहन अगर डेजोलेट है तो इसको कहोगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हो गए आपके 90 सेंटेंसेस। 90 सेंटेंसेस हम कर चुके हैं। इसी तरह से आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, यही अप्रोच आपको अपने दिमाग में डालनी है, और इस तरह से डालनी है कि कहीं पे कोई गलती ना हो। शुरुआत में गलती होंगी, काफ़ी गलतियां होंगी, लेकिन जहां पर भी आपको समझ नहीं आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं किसी भी समय पर। जैसे ही मैं फ्री होता हूं मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ये आपके 90 सेंटेंस हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।